इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। हमारे मसाइल प्रोग्राम में हमने हमेशा कोशिश की है कि अवामी मसाइल को इस प्रोग्राम में जगह दी जाए और उनके हल पर गौर किया जाए। इस मामले को हम दूर तक ले जाना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रोग्राम का इनेकाद हमने अमल में लाया है। हमारे मसाइल प्रोग्राम में आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एमवा के कौमी सदर, समाजी जहदकार और नाम नहाद सहाफ़ी जनाब शमशाद खादरी साहब। सलाम खादरी साहब, हमने आपको बारहा तकलीफ़ दी है स्टूडियो बुलाकर, लेकिन आज आपको बुलाने का एक अलग मकसद है। पिछली बार हमने जब ये प्रोग्राम किया था तो मैंने आपको बताया था कि खादरी साहब जो अक़लियती फ़ाइनेंस कमीशन की जो स्कीम है 1 लाख रुपए की, वो स्कीम में धांधलियाँ उरूज पर हैं। मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि 50 तुम दो 50 मुझे लो, मैं लेता हूँ। तो ये मामलेदारी चल रही थी। तो जब आपने कहा था कि ऐसी बददुआनियों को रोकना हमारा काम है, तो ये बात सच साबित हुई और 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आप तो जानते ही हैं। तो ऐसे हालात में जो इसके सरकर्दा हैं, जो इस पर काम कर रहे हैं, उनकी गफलत पर सवाल लगता है कि नहीं लगता? देखिए वजीर साहब, ये तो सारी दुनिया पे और सारे तेलंगाना पे और तमाम मिनिस्टरों पे बात आया है कि जिस तरीके से उमर जलील साहब ने आते ही जो एकदम फौरी तौर पे इक़दाम करते हुए जो धंधालियाँ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में हज हाउस के जो आयतें हो रही हैं, उसका फौरी तौर पर नोट लेते हुए उनको जैसी ये बात मालूम हुई आए और उन्होंने फौरी तौर पर जो है इस बात का जो है तैयार करते हुए जो ब्रोकर टाइप के लोग थे उनको, उसमें मैं समझता हूँ कि 4 से 5 लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनको पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो अब इस बात का अंदाज़ा आप लगाना है वाजिद साहब, आज से 15 दिन पहले का आपका जो इंटरव्यू था, आप हमारे से जो सवाल किए थे, एक समाजी जहदकार होने के नाते मेरी भी जो है हमेशा कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उन ज़रूरतमंद आवाम को पहुँचे जो एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, अपने कदमों पर खड़े रहने के लिए तरस रहे हैं, छोटा मोटा कारोबार करने के लिए तरस रहे हैं। जब हुकूमत और आपके हमारे हरदिल चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रशेखर राव ने बड़ा ही फराग दिलाना जो है फैसला करते हुए 1 लाख की सब्सिडी स्कीम जो नाकाबिले वापसी थी वो ऐलान कर दिया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है वाजिद साहब कि जब 1 लाख की सब्सिडी स्कीम शुरू की गई थी तो लास्ट प्रोग्राम में भी मैं आपसे बात कही थी कि टी श्रीनिवास यादव ने जो है मिस्टर इसकी मुखालिफत की थी मिस्टर इम्तियाज़ की। उन्होंने बड़ी ही अच्छी और जामे बात कही थी वाजिद साहब। ये बात तमाम महकूमों को और डिपार्टमेंट को और मिस्टर उमर जलील को, इम्तियाज़ इसाक को और मिस्टर एके खां को जान लेना ज़रूरी है कि जब 1 लाख और 2 लाख की जो स्कीम थी 80% और 60% की जो स्कीम थी 1 लाख और 2 लाख की, 20,000 रुपये की और 30,000 रुपये की, वो स्कीम को ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ बड़ी सोचने वाली बात है, आवाम को भी ये बात जान लेना बेहद ज़रूरी है और वहाँ के तमाम मुताल्लिक़ अहदेदार भी इस जानिब तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। ख़ुसूसी तौर पर मिस्टर उमर जलील को हम जो है मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि आपने फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए ऐसे ब्रोकरों की गिरफ्तारी जो आपने करवाई है, ये काबिल तारीफ़ भी है और इस बात की उम्मीद भी हम रखते हैं कि मिस्टर उमर जलील से कि आगे भी बढ़ते हुए आप फौरी तौर पर एक आपको स्ट्रिक्ट विजिल रखना ज़रूरी है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर, वहाँ के चेयरमैन के ऊपर, क्योंकि अपनी मनमानी करना बिल्कुल जो है मैं समझता मुनासिब नहीं है। अब जबकि 10,000 लोगों को लोन दे दिया गया है, वाजिद साहब एक बात समझ में नहीं आती, अगर हमारी बात हुकूमत तक और आवाम तक पहुँचती है, हम चंद्रशेखर राव साहब से भी और मिस्टर उमर जलील हो या फिर एके खां हो, इस बात की तरफ तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है कि अब जो सेकंड फेज जो शुरू किया जा रहा है, कल ही एक मीटिंग में मैं समझता हूँ कि कुपला ईश्वर भी थे, उसमें अहमद जलील भी थे, कांति बेसली मैडम भी थी और दूसरे ऑफिसर भी थे, उसके साथ साथ मिस्टर इम्तियाज़ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। अब होना ये चाहिए वाजिद साहब, अब ये बात समझ में ये नहीं आ रही है कि 2,16,693 एप्लीकेशन आपके पास आ चुके हैं और सबसे अहम बात यह है कि वो 2,16,693 एप्लीकेशन जो आए हैं
उसमें से सिर्फ 5,000 लोगों को पहली स्कीम में 1 लाख और 2 लाख के लिए सिलेक्ट किया गया था जी। अब उसके बाद मान जो है चंद्रशेखर को खत्म कर दिया गया, वो स्कीम को खत्म कर दिया गया और 1 लाख रुपए की स्कीम को जो है लागू कर दिया गया। और फिर उसमें ये नाकाम कोशिश की गई, ये कहा गया कि पुरानी स्कीमात को ख़त्म करते हुए 1 लाख की स्कीम शुरू की गई, लेकिन जो पहले आए थे एप्लीकेशंस उनको ख़त्म नहीं किया गया, नए एप्लीकेशंस तलब नहीं किए गए। नहीं, हाँ, तो इसमें ये मुजरिमाना गफलत है। मुजरिमाना गफलत इस वास्ते भी है। देखिए, अब आप देखिए यहाँ बहुत बड़ी गलती ये हो गई। इम्तियाज साहब जो हमेशा अपने आप को जो है बड़ा मसीहत समझ के जो पेश कर रहे हैं, 1683 आप ही के सामने बात हुई थी। वो हमारी कांति वेस्ली मैडम जो वीसी और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बड़ी अच्छी लेडी हैं, अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा जो है वो क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन की चेयरमैन है, वो एमडी भी हैं, चेयरमैन भी है। यहाँ पर उनको जो है डिप्रेशन पर रखा गया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि 1683 ऑलरेडी पहली स्कीम में दिए गए जी। उसके बाद 3,600 जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद दिए गए, 8,000 जो है अदर डिस्ट्रिक्ट में दिए गए। तो फिर अब ये बात समझ में नहीं आई कि इसका जवाब मिस्टर इम्तियाज सिद्दीकी को देना जरूरी है कि जबकि वो स्कीम शुरू की जा चुकी थी और 1683 लोगों को आपने 1 लाख और 2 लाख की स्कीम का उनके इस्तेफादा को आप पैसे तकसीम कर चुके थे जी। फिर मान स्कीम खत्म हुई तो आपको चाहिए था कि वो स्कीम खत्म हो चुकी थी, अब नई स्कीम के लिए नया एप्लीकेशन लेना बेहद जरूरी था, ताकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, उनको कुछ जिसका फायदा हो सकता था जी। अब ये 5,000 तो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, फिर बाकी मानदा 5,000 कहाँ से सिलेक्ट किए, किस तरीके से सिलेक्ट किए, क्या क्राइटेरिया रहता है उसका किसका पता नहीं है। तो मैं मिस्टर इम्तियाज के साथ से और मिस्टर ए के खान से और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर उमर जलील साहब से ये बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए कि इसमें क्या बदमानियाँ हुई है, अगर बदमानियाँ नहीं भी मंजूर पर लाना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। अब रहा सवाल, सेकंड फेज की कल मीटिंग हुई, मिस्टर कुपुला ईश्वर भी थे, अभी मैं कुपुला ईश्वर साहब से बात किया, उन्होंने 8 दिन के बाद टाइम दिया, उनसे भी जाके बात करेंगे कि भाई किसके साथ इंसाफ हो रहा है, किसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, किसको 1 लाख रुपए की सब्सिडी स्कीम दी जा रही है। फिर पहला फेज खत्म हो गया, दूसरा फेज शुरू हो गया, दूसरे फेज में कैसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं? लूट मची है खादी साहब। नहीं, लूट नहीं, on what basis they are selecting the candidate to provide 1 लाख रुपीस सब्सिडी स्कीम, ये तो मालूम होना चाहिए ना सर। 2,16,693 एप्लीकेशन तो ये लोग कह रहे हैं उसी में सेलेक्ट किए जा रहे हैं, नहीं किस तरीके से? अब इसका जवाब तो मिस्टर इम्तियाज सिद्दीकी देना या वहाँ के जो महकमे के जो जिम्मेदार हैं उनको जवाब देना है। 2,16,693 एप्लीकेशन आए, कांति वेस्ली मैडम हो या वहाँ के जो भी अदार, उन्होंने कहा कि सिलसिलेवार जो है फेस वाइज उनको देते जाएंगे जी। तो अब जो 5,000 एप्लीकेशन पहले जो आ गई थी वो मुकम्मल थी, वो सेलेक्ट हो गए थे, उसके बाद 5,000 और दिए, वो किस तरीके से सेलेक्ट वो पता नहीं चला। अब फिर बाकी मानदा अब 10,000 लोगों को फिर आप दे रहे हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किसको सेलेक्ट किया गया है, कब बुलाया गया है, कब इंटरव्यू लिया गया है। अब जो 2,16,693 एप्लीकेशन जो है ना जी, अब उसको ये तस्वुर करना चाहिए हमको कि 2,16,693 एप्लीकेशन एड की जरूरतमंद अफराद ने दाखिल किया था, जिसमें से सिर्फ 5,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया जी। तो अब इसका मतलब यही होता है कि बाकी मानदा एप्लीकेशनों को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, सिर्फ 5,000 एप्लीकेशन को या 5,000 जो है बेनिफिशियरी को देने वाले थे जी। तो अब ये हुकूमत को, ये हमारे इम्तियाज सिद्दीकी हो या कांति वेस्ली मैडम हो या मिस्टर कुपुला ईश्वर जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर हैं और मिस्टर उमर जलील हैं, अब उनको इस बात का तहिया करना है कि अब ये आखिरी मंसूबाबंदी कैसा हो। हम खुसूसी तौर पे क्रिटिसाइज जो हम करते हैं तनखीद बराए तनखीद नहीं बल्कि तनखीद बराए तामीर के तौर पर हमारे तजावीज़ पेश करते हैं। हमको किसी को ब्लैकमेल करना है, हमको 2 पैसे किसी से कमाने की जरूरत नहीं है। और हमेशा हमारा पैगाम टीवी जो हमेशा जो पैगाम टीवी का अहम मकसद भी यही है, हमारा भी अहम मकसद यही है कि आवाम तक
हुकूमत की जानिब से जो स्कीमात का अनाउंसमेंट किया जाता है वो सीधे सीधे राज तौर पर उनको पहुंचे, ना कि जो है बीच में ब्रोकरों की जो दलाली जो चल रही है, धंधाली चल रही है, उनकी चांदी ना होनी चाहिए। ये हमारी तजवीज़ है। मिस्टर उमर जलील साहब से भी हम ये बात कहना चाहेंगे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप काबिल तहसीन हैं। हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि आने वाले जो 10,000 लोगों को आप देंगे, यकीनन मुस्तहिक लोगों को सेलेक्ट करते हुए, उनको बुला के उनके इंटरव्यू लेते हुए अगर सही तरह से करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा गरीब आवाम को जरूर होगा। और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो स्कीम शुरू की है उसका फायदा मैं समझता हूं कि जरूरतमंद आवाम को जरूर होगा। बिल्कुल। हादी साहब, मुझे कई लोग फोन करते हैं और पूछते हैं कि जो मुलाजिमीन हैं वो भी पूछते हैं कि NGOs का ये PRC कब आएगा। आप ये PRC होता क्या है, आप थोड़ा देखिए वाजिद साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमसे भी बहुत से लोग मिलते हैं, मैं भी आई एम आल्सो रिटायर्ड फ्रॉम मेडिकल डिपार्टमेंट। तो ये सब चीज़ों में क्या रहता है, पे रिवीजन कमीशन हर 5 साल में एक मरतबा जो है कायम किया जाता है, तनख्वाहों में नज़रसानी की जाती है, तनख्वाहों में बढ़ोतरी होती है, उसका मुलाजिम को उसका फायदा होता है। तो लोग कह रहे हैं उन्हें नहीं, वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा। देखिए, पहला PRC होने के बाद दूसरे PRC में करीब 18 से 19-20 महीनों का जो नुकसान हो गया मुलाजिमीन का, उसके लिए मुलाजिमीन ने जो है बहुत सी तबद्दुद की। मगर अहम बात ये हो गई है वाजिद साहब, आपके हमारे हरदिल चीफ मिनिस्टर साहब ने लास्ट जो असेंबली सेशन चला था उसमें उन्होंने ये बात का वायदा किया था, ऐलान भी किया था कि मुलाजिमीन को फौरी तौर पर मैं PRC करते हुए इंटरिम रिलीव दूंगा। अब इंटरिम रिलीव का मतलब ये है वाजिद साहब, जब पे रिवीजन कमीशन का क़याम अमल में आता है, कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें लेट होने की वजह से जब तक इंटरिम रिलीव जाती है, इंटरिम रिलीव दी जाती है, अच्छा, यानी वो जब तक PRC की रिपोर्ट नहीं आए जब तक इंटरिम जो है रिलीव दी जाती है, कम तर 10% 20% जो भी है। बाद में जब PRC का अनाउंसमेंट होता है उसमें से डिलीट करके बाकी की जो है पे फिक्सेशन किया जाता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को भी इस बात का ऐलान किया कि हम जो है फौरी तौर पर जो है PRC और IR और DA का जो, और इसमें खास बात कहना चाहूंगा IR PRC जी, ये अब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर साहब की जो है जिम्मेदारी बनती है कि मुलाजिमीन में जो नाराजगी फैली हुई है, जो बेचैनी फैली हुई है, उसको फौरी तौर पर दूर करना बेहद जरूरी है। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है, बिल्कुल इस बात से गैर यकीनी सूरत पैदा हो गई है जनाब अली। जिन लीडरों को हम सेलेक्ट करके, मामिला राजेंद्र हो या मिस्टर मुजीब हो या ममता हो, और एक खास बात आपसे कहना चाहूंगा कि गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन के जो है ऑनरेरी प्रेसिडेंट मिस्टर श्रीनिवास यादव, हमारे महमनगर का जो मिनिस्टर है जी, मिनिस्टर साहब हैं, वो जो है हमारे एसोसिएशन के भी ऑनरेरी प्रेसिडेंट है। हम इस बात ये कहना चाहेंगे कि जब एक मिनिस्टर ही जो है हमारे एसोसिएशन के जो है ऑनरेरी प्रेसिडेंट है, एजाजी सदर है, अब ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाके बैठ के इस बात का जो तस्वीर फौरन करते हुए PRC की भी डिक्लेयर कराएं, IR भी डिक्लेयर कराएं, और जो डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जो है आज कमरतोड़ महंगाई की वजह से मुलाजिमीन हो या पेंशनर, खासतौर से पेंशनर जो वजीफा मुलाजिम है बहुत ज्यादा परेशान है, कमरतोड़ महंगाई की वजह से उनका जीना दोबर हो गया। तो जिसके पास कोई मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैं श्रीनिवास गौड़ साहब से खुसूसी तौर पर इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूँगा, मामिला राजेंद्र, मिस्टर मुजीब, मिस्टर ममता जो रजिस्टर्ड ऑफिसर की जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, मिस्टर मुजीब जो है हैदराबाद सिटी के प्रेसिडेंट है, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब मुलाजिमीन आपको सेलेक्ट करके आप उनके जो मुश्किलात दूर करने के लिए आप पे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आप लोगों की खामोशी एक अजीब किस्म की माने खैज़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग हुकूमत तक जो है मुलाजिमीन की परेशानियों को, मुलाजिमीन की बेचैनी को आपके हमारे चीफ मिनिस्टर सामने क्यों पेश नहीं कर रहे हैं। तो मैं खास तौर से मिस्टर मामिला राजेंद्र हो या मिस्टर मुजीब हो या ममता हो या फिर और जो भी जिम्मेदारान है, उसी के साथ साथ श्रीनिवास गौड़ साहब जो है मिनिस्ट्री में भी है, आपने मुलाजिमत भी की है, आप डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र नगर भी थे, आप एक अच्छे ओहदे पे भी कायम है, अब आपको जो मिनिस्टर है, अभी आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि मुलाजिमीन को जो है एतमाद में लेने के लिए फौरी तौर पर आपके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलते हुए फौरी तौर पर PRC, IR और जो DA जो बाकाया DA है उनका अनाउंसमेंट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुलाजिमीन का फायदा होगा और आपकी भी नेकनामी होगी, और मुलाजिमीन जो आप पर भरोसा करके बैठे हैं इस महंगाई के दौर में, इस आस और उम्मीद के साथ के चाहे कुछ जो है हमारे जो है उस पर कुछ सहूलत उनका फायदा हो जाएगा। फिर एक मरतबा मैं हमारी अगर बात चंद्रशेखर राव साहब तक भी पहुंचती है
तो आपको भी इस तरह फौरी तवज्जो देते हुए यकीनन आपने अनाउंसमेंट तो कर दिया है, मगर लोगों में एक बेचैनी है कि क्यों नहीं हो रहा, अमलावरी क्यों नहीं हो रही है। तो फौरी तौर पर अमलावरी करते हुए मुलाजमीन को बेचैनी को दूर करें और आने वाले इलेक्शन के लिए राह हमवार करते हुए मुलाजमीन को आपके अपने फेवर में अगर करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है। जी बिल्कुल खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास हमारे स्टूडियो आए और आपने एनजीओ का मसला उठाया और फिर अखिलती फाइनेंस कमीशन की भी बात की जहां पर धांधलियां हो रही हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे हमारे मसाइल प्रोग्राम। साथ ही साथ खादरी साहब अवाम से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन से जो भी कर्ज हासिल कर रहे हैं उसमें दलालों पर भरोसा ना करें और अपनी रास्त तौर पर दरख्वास्त सीधे सीधे दफ्तर में जाकर दी जाए और बीच के दलालों की चांदी करने से बचा जाए। आप देख रहे थे पैगाम टीवी, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर।